हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इन दिस सेशन हम बात करेंगे 28 जून 2025 में जो आपका पेपर वन हुआ था उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट सेशंस में देख लेंगे। तो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने प्रोपोजिशन के टाइप्स दिए हैं और सामने पूछा है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोपोजिशंस। देखो, दिस इज द स्क्रीनशॉट फ्रॉम क्लास। अच्छा, बाय द वे, है ना, एनी ऑफ यू or any one of you, if you want to prepare for UGC NET paper 1, then you can download the app Unstoppable Education from the Android store और वहां से जाके आप बहुत ही नॉमिनल फीस पे पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि हमने ये सब चीजें जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। ओके, तो अब वापस टॉपिक पे आते हैं। तो बेसिकली आपसे मैच द फॉलोइंग में प्रोपोजिशंस के टाइप्स बोले थे और कहा था कि इनकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो कौन कौन सी है, इसका मैच द फॉलोइंग करो। तो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की प्रोपोजिशंस होती हैं, वन इज यूनिवर्सल एंड सेकंड इज पर्टिकुलर। इन द यूनिवर्सल ऑल्सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस, वन जो कि अफर्मेटिव होती हैं, तो इसलिए हम इसको कहने का जो तरीका है वो हम ऐसे कहते हैं, अफर्मेटिव यूनिवर्सल या यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और दूसरा है नेगेटिव, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, दैट इज की यूनिवर्सल नेगेटिव या नेगेटिव यूनिवर्सल। ठीक है। अब वैसे ही पर्टिकुलर में भी अफर्मेटिव पर्टिकुलर और नेगेटिव पर्टिकुलर, राइट। तो बस यहाँ पे जो नाम चेंज हो रहा है वो यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, ये दो नाम चेंज हो रहे हैं। उसके आगे की जो सब क्लासिफिकेशन है उसमें तो दोनों के नाम सेम ही रहेंगे, दैट इज अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है। तो बेसिकली ये चार तरीके की प्रोपोजिशंस हैं और उनके चार तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। तो जो पहले वाली है दैट इज यूनिवर्सल अफर्मेटिव, उसमें जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ऑल। इसी में जो नेगेटिव वाली है उसको कहते हैं नो। जो पर्टिकुलर अफर्मेटिव है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है सम, और जो पर्टिकुलर नेगेटिव है उसकी है सम नॉट। ठीक है। देखो यार, ये बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया है आपसे, राइट। तो जैसे कि अब अभी हम बात करें यूनिवर्सल अफर्मेटिव, तो ये कौन आएगा, ओ ऑल। तो ऑल वाली आपको उठानी है, तो ऑल एस इज पी। तो इसका आपके पास ए का सेकंड आना चाहिए। ए का सेकंड दो में ही है, तो अगेन 50-50। अगेन मैं जितनी बार लेक्चर लूंगा उतनी बार रिपीट करूंगा, एलिमिनेशन मेथड यूजीसी नेट में बहुत काम करता है और एक ऑप्शन के पता होने से आप जो है वो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके 50% पे पहुंच चुके हैं। तो आपकी जो सही क्वेश्चन या सही आंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, नाउ इट बिकम 50%, राइट। यूनिवर्सल नेगेटिव जो नो वाली स्टेटमेंट हमें ढूंढनी है, सो इट इज नो एस इज पी। सो बी का फर्स्ट आना चाहिए, बी का फर्स्ट यहाँ पे है, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर। हम सही आंसर पे पहुंच चुके हैं, इतना इजी है। वैसे ही पर्टिकुलर अफर्मेटिव की मैं बात करूंगा देन इट इज सम एस इज पी, और पर्टिकुलर नेगेटिव की बात करूंगा देन सम एस इज नॉट पी, एज सिंपल एज दैट, राइट। ठीक है। ओके, next question, arrange the given digital initiatives of government of India in chronological order as per their year. This is basically year launch, तो कौन से ईयर में वो लॉन्च हुए थे उसका एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है। आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के, बट हाँ, हम उतना पढ़ लेंगे कि आपको अगर फिर से कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जो कि हर बार होता ही है, यूजीसी नेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ध्यान में रखना। तो एटलीस्ट अगर रिपीट होगा तो हम जो है वो हमने एक बार पहले पढ़े होंगे, तो हम वापिस उसको गलत नहीं करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे ई ज्ञान कोश है, पीएम ई विद्या है, एनपीटीएल है, ई पीजी पाठशाला है, देन वी हैव दिस स्वयं पोर्टल। तो इसमें से आपने स्वयं पोर्टल जरूर सुना होगा, एनपीटीएल के जरूर सुने, क्योंकि अगर आपने नई एजुकेशन पॉलिसी में अगर आपने एमबीए किया है तो उसमें आपको स्वयं का कोर्स करना पड़ता है या एनपीटीएल का कोर्स करना पड़ता है, राइट। क्लियर। तो आपको इसमें से यही पता होना चाहिए कि सी एनपीटीएल सबसे पहले बना था, दैट इज 2003 में। तो 2003 में सबसे पहले लॉन्च हुआ था एनपीटीएल, तो सी तो सबसे पहले आएगा। और अगर आपको यही पता है तो ये सब बाहर करो, फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। देखो, एक ऑप्शन के पता होने से आप सही आंसर पे पहुंच चुके हैं। दिस इज द पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड। बाकी सबको एलिमिनेट करो, ठीक है। सी के बाद हमारे पास क्या है, ए। ये क्या है, ई ज्ञान कोश। तो ई ज्ञान कोश कब आया था, इट कम्स इन 2005। सो ये आपके पास आया था 2005 में। पब्लिकली इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, बट ये प्लेटफॉर्म 2005 में बन चुका था। उसके बाद ई पीजी पाठशाला डी, तो ये कब आया था, 2009 में, ठीक है। और उसके बाद आपको पता ही है, दैट इज हमारे पास कौन सा रहता है, स्वयं रहता है एक, है ना। तो स्वयं तो आपके पास पता ही है, आपको कब आया था, 2017 में। और पीएम ई विद्या आपके पास अभी आया था 2020 में। तो सबसे रिसेंट वाला यही है। तो इस तरीके से आप इसके सीक्वेंस को देख सकते हैं। तो अब आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए,
ठीक है, क्लियर। तो आगे के एग्जाम के लिए इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 और सी स्कीम्स है जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको बता देनी चाहिए। हालांकि इसके अलावा और भी स्कीम्स है, बट कम से कम ये जो 2 स्कीम्स है, दीज आर रेलेवेंट स्कीम्स, तो आपको ये पता होनी चाहिए। जिसमें कि सबसे पहली है दीक्षा। ये कब आई थी? 2017 में। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? इट इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और ये स्कूल करिकुलम के लिए है, ये स्कूल एजुकेशन के लिए है, ये ध्यान में रखना कि ये जो दीक्षा जो डिजिटल इनिशिएटिव है, ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन के लिए है, ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं है। जिसमें कि स्कूल करिकुलम से रिलेटेड एंगेजिंग लर्निंग मटेरियल बनाया जाता है। अब देखो ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ध्यान रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं है, जब आपके पास फ्री टाइम हो इस प्लेटफॉर्म को जाके एक्सप्लोर करो, क्या पता आपके काम के लिए कोई चीज मिल जाए। वैसे ही आपके पास दूसरी है निष्ठा। निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये स्कूल के हेड्स के लिए और टीचर्स के लिए है, तो ये बच्चों के लिए नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। ऐसे भी जो है वो आपको मैच द फॉलोइंग करके पूछ लेगा, राइट। So it was launched at the secondary level to tailor modules for online education. तो जहां के फैकल्टीज जो है वो वहां पे ऑनलाइन मॉड्यूल्स बनाएंगे, राइट। तो अब आई थिंक यहाँ से आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपके काम की है, तो क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनईपी से, है ना। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ कि कैसे क्या चीजें आपको इसमें समझनी है। पहला क्या है कि सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन विल बी फेज्ड आउट ओवर टाइम। बिल्कुल सही बात है। जो आपकी एनईपी है ना, वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज के ऊपर फोकस करती है। मतलब कि एक ही इंस्टीट्यूशन में मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ाए जाने चाहिए बच्चों को, और इवन एक ही क्लास में मल्टीपल डिसिप्लिन पढ़ाए जाने चाहिए। इस चीज के ऊपर जो है ये फोकस करती है। तो ये क्या कहती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहां पे सिर्फ एक ही तरह का या एक ही डिसिप्लिन पढ़ाया जाता है, उन तरीके के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को हमें टाइमली जो है वो क्या करना है? फेज आउट करना है। तो कैसे करेंगे? वहां पे हम मल्टीपल कोर्सेज चलाएंगे, मल्टीपल डिसिप्लिन के कोर्सेज चलाएंगे। By 2035, there shall be at least one multidisciplinary higher education in every district. तो बेसिकली दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बाय 2035 नहीं है, इट इज बाय 2030। तो बी बाहर हो गया, तो बी बाहर हो गया, तो इसको यहां से बाहर निकालो, इसको यहां से बाहर निकालो। ई दोनों में है, सी दोनों में है, मतलब सी और ई तो दोनों ठीक है। अब हमें देखना है कि ए और डी में से कौन सा ठीक है। तो अभी हमने देख लिया कि ए तो ठीक है, तो इसका मतलब डी गलत होगा। डी गलत कैसे होगा? क्योंकि अभी हमने देख लिया ना कि ए तो ठीक है और सी और ई दोनों में है, तो सी और ई तो ठीक ही होंगे। तो या तो डी गलत है या ए गलत है, और ए अभी हमने देख लिया कि इट इज राइट। तो देयरफॉर दिस इज आल्सो रॉन्ग, दिस इज राइट। देखो मतलब हमने, मैं फिर से कह रहा हूँ, अब मुझे ए और बी पता थे, जिसके बेसिस के ऊपर मैं सही आंसर पे पहुंच चुका हूँ। बट खैर एक बार इसको देख लो। Institutions will have option to run ODL, that is open distance learning, and online programs provided they are accredited to do so. ठीक है, अगर उनके पास ये परमिशन है, if they have accreditation to start their online distance learning programs, then definitely they can run, कोई दिक्कत नहीं है। So C is right. Justice J.S. Verma Commission reports that over 20,000 standalone teachers education institutions are selling degrees for a price. So basically this definition is wrong. Why? Because at the place of 20,000 it is 10,000. Therefore D is wrong. So if D is wrong, your A, C and E is the right option here. Right? अब इसका सॉल्यूशन है NEP. इसका सॉल्यूशन एक स्लाइड में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपकी एनईपी के डिफरेंट पोर्शन से पूछा गया है, या डिफरेंट सब पार्ट से पूछा गया है, राइट। और ऑलरेडी मैं ऐप के ऊपर अनस्टॉपेबल एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी पूरी एनईपी को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिफरेंट लगभग कोई 5 पार्ट्स में इसको हमने एक्सप्लेन किया, तो वहां पे जाके आप जो है वो इसको पढ़ सकते हैं, राइट। जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। नेक्स्ट, लर्निंग टू डू टुवार्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी इज अ टाइटल ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय। अब ये कुछ 4 रिपोर्ट्स हैं। इन चारों रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, सो दैट कि आपके माइंड में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ने के बाद जाए। जैसे कि सबसे पहली जो भी यहाँ कमिटीज लिखी हैं उनके बारे में हम एक-एक चीज जो है वो यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी देख लेंगे। जैसे आपके पास है अधिशाह कमेटी। अधिशाह कमेटी कब आई थी? 1978 में। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए। अच्छा, इसकी जो रिपोर्ट थी, ये कमेटी जो थी, इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का नाम क्या था? तो जो आपको क्वेश्चन में पूछा है वही इसका रिपोर्ट का नाम था, दैट इज लर्निंग टू डू टुवार्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो हमने अभी देख ही लिया। इसके अलावा सॉरी, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इट फोकस ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। तो जो 11th और 12th की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन करना, मतलब उनको वोकेशनल स्किल्स सिखाना, दैट इज एक्चुअली द एम ऑफ दिस कमिटी। ये उनकी रिकमेंडेशंस में था।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो बेसिकली यहाँ पे जो एजुकेशन है उसको लिंक किया जाता था प्रोडक्टिविटी एंड वर्क के साथ। वोकेशनल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया इन दी हायर सेकेंडरी एजुकेशन। सेमेस्टर पैटर्न को इंप्लीमेंट करने की बात कही गई और क्रेडिट सिस्टम को लाने की बात कही गई। तो ये सब किससे रिलेटेड है? अली शाह कमेटी से रिलेटेड है। बस इतनी सी चीजें अगर आपको पता है, काम चल पड़ेगा। दूसरी कमेटी कोठारी कमीशन, ये तो बहुत डिटेल में हम पढ़ते हैं इसको। सो ये कब आया था? 1964 में बेसिकली इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसने क्या क्यों बनाया गया था? इट इज मेड टू रिव्यू इंडियाज एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस ऑल लेवल्स, फ्रॉम प्राइमरी लेवल टू हायर एजुकेशन लेवल तक जो है वो जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको जो है वो रिव्यू करने के लिए कि कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम्स है और कहाँ पे कौन से हमें सॉल्यूशंस लाने चाहिए, उसको लेके ये कोठारी कमीशन बनाया गया था। तो जैसे कि हमारा जो आज 10+2+3 जो स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 10th फिर +1+2 और 3 साल की डिग्री, वो वाला स्ट्रक्चर जो है वो इन्होंने ही दिया था। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू एज 14, ये भी इनकी रिकमेंडेशन में था। 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए, जो हम आज जिसको लेके बहुत डिस्प्यूट भी हुआ, ये भी इसी की रिकमेंडेशन पे था। सोशल जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वुमेन्स की एजुकेशन के ऊपर फोकस, ये भी इसकी रिकमेंडेशन में था। तो कम से कम ये आपको शुरू के 4 रिकमेंडेशन तो आपको इसके पता होने ही चाहिए, राइट। और तीसरा है ईश्वर भाई पटेल कमेटी। अच्छा, इसका दूसरा नाम एक और भी है, रिव्यू कमेटी, याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछेगा और मैं इसी क्लास का स्क्रीनशॉट लगा के फिर आपको उस टाइम बताऊंगा, राइट। तो ईश्वर भाई पटेल कमेटी में, अच्छा, इसने किस चीज का रिव्यू किया? व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिव्यू कमेटी? बिकॉज बट इट वाज मेड टू रिव्यू सेकेंडरी स्कूल करिकुलम इन लाइट ऑफ द कोठारी कमीशन रिकमेंडेशंस एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। क्योंकि जो कोठारी कमीशन है कब आया था? 1964 में। उसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1968 में। तो ये बेसिकली इसलिए बनाई गई थी कमेटी ताकि ये चीजें देख पाए या इसको चेक किया जाए कि जो कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशंस दी थी, क्या उसको किस लेवल तक जो है उसको इंप्लीमेंट किया गया है। सो दैट इज वाई, और इट इज एट दी सेकेंडरी स्कूल करिकुलम लेवल। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे इस कमेटी की रिकमेंडेशन में था क्या था कि आपको स्कूल लेवल पे सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क जो है वो स्टार्ट करना चाहिए एट ऑल स्कूल स्टेजेस। अच्छा, व्हाट इट इज? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ऐसा काम जो कि आप सोशल सोशल मतलब जो आप अपने घर पे जिसको यूज कर पाए, ऐसा काम आपको बच्चों को सिखाना है। जैसे आपको याद होगा ना, आप में से बहुत सारे बच्चों ने क्राफ्टिंग का काम किया होगा, आपको क्राफ्टिंग सिखाई होगी या आपको अदर इस चीज से रिलेटेड ऐसी चीजें सिखाई होंगी। व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली द सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। और लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी के ऊपर इसका फोकस रहता था, राइट, क्लियर। सो दिस इज अबाउट दिस ईश्वर भाई पटेल कमेटी। एंड लास्ट भी हवा जाकिर हुसैन कमेटी, जिसका दूसरा नाम क्या था? बेसिक नेशनल एजुकेशन कमेटी। कब आई थी? 1937 में। तो अगर 1937 में आई है तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों बनाई गई थी। इट वाज फॉर्म्ड फॉर करिकुलम डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, दैट इज वर्धा स्कीम इंस्पायर्ड बाय गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे ये मेन, इसका जो मेन फोकस था ये यही था कि जो आपकी जो एजुकेशन है वो क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। आपकी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग में होनी चाहिए, कि आपको जो बच्चों को जो है वो मदर टंग में सिखाना चाहिए। और जो फोकस है लर्निंग का, वो लाइफ स्किल्स को सीखना, क्रिएटिविटी को सीखना और प्रैक्टिकल एबिलिटीज को सीखना, इसके ऊपर होना चाहिए। लेट मी सी दिस एक बार देखना पड़ेगा ये। Which one of the following does not pertain to 4 C's of successful writing? तो कंसाइज, कनेक्ट, क्लियर, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? नॉट पूछा है तो नॉट में आ जाएगा कनेक्ट। कनेक्ट इज नॉट द 4 C's ऑफ सक्सेसफुल राइटिंग। देखो 4 C's ऑफ राइटिंग कौन कौन सा है? क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस। कि जो भी आप मैसेज लिखे हैं वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, कंसाइज बोले तो ब्रीफ होना चाहिए, कंप्लीटनेस बोले तो उसमें ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो उसमें होनी चाहिए, नेसेसरी इंफॉर्मेशन। और करेक्टनेस का मतलब तो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको उसमें प्रोवाइड करनी है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। सो यस, तो यहाँ पे आपके पास ये कनेक्ट नहीं आएगा, दिस इज रॉन्ग। वैसे ही आपके पास 4 C's ऑफ राइटिंग के अलावा 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी आते हैं, क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। तो ये आपको पता होना चाहिए 7 C's, और इनका मतलब क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं, राइट। सो आई थिंक दीज आर सफिशिएंट फॉर दिस सेशन। बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, सो दैट कि आपका भी इंटरेस्ट बना रहे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।